हेलो डियर जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। जेई मेंस का एग्ज़ाम भी पास आने वाला है। हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टिप्स वाइल फिलिंग द जेई मेन एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि आपका जेई मेन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं उसका प्रोसेस स्मूथ हो जाए और आप उसमें कम से कम गलतियाँ करें। इनफैक्ट हम चाहते हैं आप कोई भी गलती नहीं करें। तो आइए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जेई मेंस का जो रजिस्ट्रेशन है लाइव है 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक। जैसे कि आपको पता है काफ़ी बच्चे फॉर्म फिल कर चुके होंगे और कुछ लोग जो है अभी कंफ्यूज्ड होंगे, कुछ के कुछ डाउट्स होंगे, कुछ ने आधा भरा होगा, तो बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 27 नवंबर तक आपके पास टाइम है। आपके जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप कमेंट कर सकते हैं और हम पूरा का पूरा जो भी कॉमन डाउट्स हैं वो सब इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली टाइमलाइन है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इसको अपन स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इंपॉर्टेंट टिप्स पे आता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप जेई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। तो टिप नंबर 1, जैसे कि आप देख सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स जो है, पर्सनल डिटेल्स के लिए मतलब क्या है कि आप मोबाइल नंबर जो है, अपना मोबाइल नंबर जो है वो आप हैंडी रखिए। जो मोबाइल नंबर आप अपना यूज़ कर रहे हैं वो परमानेंट मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, क्योंकि वो आप एनटीए को देंगे। जो भी नोटिफिकेशंस, ईमेल आईडी, जो भी ओटीपीज वो सब आएंगे वो उस मोबाइल नंबर पे आएंगे, तो आपको वो मोबाइल नंबर परमानेंट रखना है। ठीक है, दूसरा, आपके पास जो ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे, एडमिट कार्ड्स और वो सब, वो उसी ईमेल आईडी पे आएंगे, तो वो ईमेल आईडी आपकी परमानेंट होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप अपना आधार कार्ड जो है उसको अपडेट कराइए, क्योंकि अपडेट अगर आप नहीं कराएंगे तो हो सकता है, अभी मैं जैसे कुछ चीज़ें आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो हो सकता है कि आगे आपको कुछ चीज़ों में दिक्कत आए। तो आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर जो है अपना परमानेंट है ना, वो आपको हैंडी रखना है। ईमेल आईडी आपकी परमानेंट होगी, उसको हैंडी रखना है। प्लस आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराइए। अपडेट कराने का मतलब ये है कि आधार कार्ड जो है उसको मोबाइल नंबर से लिंक कराइए। दूसरा, आप अपनी जो अभी की फोटोग्राफ है, करंट फोटोग्राफ, उसको आधार कार्ड में अपडेट कराइए, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ये आपका फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो ये चीज़ आप आराम से करवा सकते हैं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है, तो बच्चों किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, और आधार कार्ड को अपडेट कराइए, लेटेस्ट फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर उसको लिंक कराइए। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसका इंपॉर्टेंस आपको अभी आगे समझ में आएगा। तो टिप नंबर 1 हो चुका है, आगे चलते हैं। देखो, अब जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरने का आएगा। ठीक है, तो हर बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जल्दबाजी में पर्सनल डिटेल्स भरते हैं और हर बार कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। तो देखो, ये सर्कुलर जारी किया गया है एनटीए की तरफ से। ठीक है, आप यहाँ पे इस सर्कुलर में देख सकते हैं कि कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। ठीक है, मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये चेंज नहीं कर सकते हैं। और आपने जो अपनी फोटोग्राफ जो दी है उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अपने को जब फॉर्म भरना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये तो एकदम ही करेक्ट भरना है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फोटोग्राफ, इनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये एकदम आपके एग्जैक्ट होने चाहिए, और जो आपका आधार कार्ड में है वही आपको भरना है, ताकि आगे जाके कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो। ठीक है, अब इसको देख लो कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये जब करेक्शन विंडो आएगी तो आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप आराम से चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फोटोग्राफ ये चेंज नहीं हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना, इसको अच्छे से भरना। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि ईमेल एड्रेस आपका है ना, आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर, इनको आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसको अच्छे से भरना। ठीक है, और अपनी जो फोटोग्राफ है इसको क्लियर अपलोड करना। जैसे कि इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है कि 80% जो है वो आपका फेस आना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये थी टिप नंबर 2। ठीक है, चलिए टिप नंबर 3 पे चलते हैं। देखो, जब आप फॉर्म भरोगे तो एड्रेस आपको भरना होगा। तो एड्रेस जब आप भरोगे तो एड्रेस में अगर आप देखोगे तो आपके पास आता है प्रेजेंट एड्रेस,
परमानेंट एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप देख सकते हो ये आपको प्रेजेंट एड्रेस वाला दिख रहा है, प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो लोकेलिटी का नेम, कंट्री, स्टेट, ये सब ये प्रेजेंट एड्रेस है, तो ये आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ये देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि जो भी OTPs आएंगे, है ना, वो आपके पास इस एड्रेस पे आएंगे। जैसे कि ये आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, जो कुछ कम्युनिकेशन होगा इलेक्ट्रॉनिकली वो इससे होगा, तो ये आपको भरना है, करेक्ट। दूसरा ये आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे जब फॉर्म भर रहे हैं तो कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमारी जो सेंटर है, जो चॉइस ऑफ सिटीज़ है, वो हमारी एक ही स्टेट की दिखा रहा है, दूसरी स्टेट की नहीं दिखा रहा है। तो देखो आपको क्या करना है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस मान लेते हैं, जैसे कि परमानेंट एड्रेस आपका दिल्ली का हो, तो परमानेंट एड्रेस आप दिल्ली का भर दो। ठीक है, और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस मान लेते हैं आप राजस्थान में हो, तो आपको राजस्थान का भरना है। तो आप देखोगे जब आप प्रेजेंट एड्रेस राजस्थान का भरोगे और परमानेंट एड्रेस दिल्ली का भरोगे, तो आप जब आप देखोगे, जब आपके चॉइस सेंटर्स के चॉइसेस फिलिंग का आएगा, तो आप देखोगे आपको राजस्थान वाले भी दिखाई देंगे और दिल्ली वाले भी दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को ही सेम रख दोगे, तो आपको उसी स्टेट के, है ना, सिटी के सेंटर्स दिखाई देंगे। जैसे आप दिल्ली का भर दिया आपने प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट, तो आपको होगा क्या कि आपको दिल्ली के ही सेंटर्स दिखाई देंगे, आपको राजस्थान के दिखाएंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, आप जहां पे हो अभी प्रेजेंटली, आप वहां का एड्रेस डालो, दूसरा आप अपना परमानेंट एड्रेस डालो। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं आप दोनों डालो, और उसी अकॉर्डिंग आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी, जो भी आपका आप चाहते हो कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो भी आपके नियरेस्ट है, तो उस हिसाब से आपको दोनों स्टेट्स के ऑप्शन मिलेंगे कि आप यहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर ले सकते हो, दूसरी जगह भी ले सकते हो। दोनों को एक मत भरना। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो दोनों को आप ऑप्शन रखना, ताकि आपको ऑप्शंस थोड़े वाइड मिले। ठीक है, तो ये आपका जो एड्रेस है, बेसिकली एड्रेस आपसे क्यों मांगा जा रहा है, एड्रेस इसलिए मांगा जा रहा है ताकि आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर के चॉइसेस अच्छे से फिल कर पाओ, आपके पास एक वाइड रेंज हो। तो इसलिए ये एड्रेस आप सही से भरना, क्योंकि ये बाद में चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है, एड्रेस पूरा का पूरा इसलिए भराया जा रहा है ताकि आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको आप सेलेक्ट कर सको प्रेजेंट और परमानेंट के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से टिप 3 ये भी क्लियर है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से भरिएगा। चलिए, अब ये जो टिप नंबर 4 है, इसमें काफ़ी लोग के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे, तो जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, एजुकेशन डिटेल्स पे पहुँचेंगे, तो देखिए 3 टाइप के लोग हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 12th वाले जो हैं, हो सकता है जो 12th अपीयर करने वाले बच्चे हों, उनको दिक्कत आ रही हो, है ना, इनरोलमेंट नंबर, है ना, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने में। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पास आउट बच्चे हों, जो 12th पास कर चुके हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सब क्या है, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एनरोलमेंट नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बच्चा है, इसका मैंने यहाँ पे आपको एज अ सैम्पल एक दिखा रखा है। तो आप देखोगे जब इनरोलमेंट नंबर आप भरोगे, तो ये 10th की बात कर रहा है। ठीक है, तो 10th तो ऑलरेडी पास आउट होगा, तो 10th का आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है। क्या भरना है, बोर्ड का रोल नंबर, जो भी बोर्ड आपने दिया होगा उसका आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है। क्योंकि लोग कहने हैं सर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, तो यहाँ पे आपको 10th का रोल नंबर भरना है। जो आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा उसका रोल नंबर तो आपको पता ही होगा, तो उसको यहाँ भर देना। ठीक है, ये रोल नंबर के लिए। ठीक है, दूसरा 12th में, अब 12th में अगर आप देखो तो 12th में बेसिकली 2 टाइप के लोग हो सकते हैं। एक जो 12th अभी देंगे और एक 12th जिन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो जो 12th अपीयरिंग वाले हैं, ठीक है, वही बेसिकली ज़्यादा डाउट पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या लिखे, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, ये क्या लिखे, क्योंकि अभी तो बोर्ड एग्जाम दिया नहीं है, अभी तो हमें रोल नंबर मिला नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने स्कूल को अप्रोच करना है और स्कूल में आपको जाके अपना एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मांगना है। ये बेसिकली कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब आप क्लास 11th में होंगे तो आपके स्कूल ने कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बनाया होगा, जिस बेसिस पे आपको एडमिशन दिया होगा, तो ये आपको वहाँ से मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जो 11th का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो स्कूल ने बनाया होगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन चल रहा है, उसको आपको यहाँ पे भरना है, अगर आप 12th अपीयरिंग है तो। और अगर आप 12th पास आउट हो गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा और बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, आपका रिजल्ट आ चुका होगा, तो आपका जो रोल नंबर है उसको आपको यहाँ भरना है। जो भी आपका CBSE या फिर जो भी बोर्ड होगा, आपको यहाँ पे उसका रोल नंबर भरना है, जो भी आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, तो उसको आप यहाँ पे भरेंगे। तो क्लियर है, 12th अपीयरिंग वाले जो होंगे अपने स्कूल जाएंगे और वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे, और जो 12th पास आउट वाले हैं वो क्या करेंगे, अपने बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे भरेंगे।
तो मेरे ख्याल से सारे डाउट यहाँ पे सॉल्व हो गए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में NA मत लिख देना, काफ़ी लोग NA लिख रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल। NA मत लिखना, है ना, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हो गई टिप नंबर 4। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, चलिए, तो वही चीज़ को हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप देख सकते हैं कि क्लास 10th के लिए आपको क्या करना है। क्लास 10th वाला आप जब भरोगे तो आपको रोल नंबर भरना है, ठीक है, अपना बोर्ड का। 12th अपीयरिंग वालों को क्या करना है, 12th अपीयरिंग वालों को अपने स्कूल जाके मांगना है। ठीक है, जो भी बॉडी है वहाँ पे आप उनसे मांगिए, और जो 12th पास आउट वाले हैं उनको रोल नंबर भरना है अपना बोर्ड का। ठीक है, तो ये टिप नंबर 4 हो गई। चलो, अब टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 क्या है, देखो, टिप नंबर 5 बेसिकली इसमें बच्चों के कुछ कॉमन डाउट्स आते हैं कि सर मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करूं, भरूं नहीं भरूं। तो देखो, आप जब फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे आप पहुंचोगे, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। अगर आप कैटेगरी के हैं, जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC NCL हो गया, जनरल EWS हो गया, ये आपकी कैटेगरीज हैं, तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे OBC NCL लिख रखा है, तो OBC NCL को आपने सेलेक्ट किया, वो आपकी कैटेगरी हो गई। ठीक है, उसके बाद जब आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे मांगेगा कि आपके पास क्या सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट अगर होगा तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, दैट इज सर्टिफिकेट ID। ठीक है, इशू डेट और इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, ये आप यहाँ पे डिटेल्स भर देंगे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो पुराना कोई सर्टिफिकेट है। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैं सर्टिफिकेट का अवेट कर रहा हूँ, मैंने सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है। तो उस केस में आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और जो भी डेट पे आपने अप्लाई किया होगा, जिस भी अथॉरिटी से किया होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट है तो उसकी पुरानी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी, और सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आपने अप्लाई किया है, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है या रिसिप्ट नंबर है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, इशू डेट लिखेंगे, और उसके अलावा कौन सी लिखेंगे, कौन सी इशूइंग अथॉरिटी से आपने बना रखा है। अब याद रखो, जैसे कि हमने एक पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया है, OBC का जो सर्टिफिकेट होता है NCL वाला, वो सेंटर से बनेगा, स्टेट वाला वैलिड नहीं होगा। SC ST का बाय बर्थ होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आपके नाम का। ठीक है, तो SC ST का हो गया। जनरल EWS जो होता है, इसमें भी कोई, है ना, स्टेट या सेंटर का नहीं होता है, इसमें भी एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होता है जो आपको मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। काउंसलिंग के टाइम पे OBC NCL और जनरल EWS को एक नया सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होगा। जब आपको एडमिशन देंगे तो वो एकदम जो नया सर्टिफिकेट है उसको लेंगे। ठीक है, तो वो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए जब आप काउंसलिंग करेंगे। तो अभी कोई पुराना है तो उसको आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स भर सकते हैं। तो क्लियर, कैटेगरी यहाँ पे आपको इस टाइप से भरनी है ना, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। चलो, अब आ जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग के बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ये बेसिकली क्या है, लाइव फोटो वाला सेक्शन है। इस बार JEE मेंस ने क्या किया है, आप देखोगे इस बार NTA ने JEE मेंस का जब फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है लाइव फोटोग्राफ। लाइव फोटोग्राफ का क्या हो रहा है कि आप बेसिकली क्या करोगे, आपके पास, है ना, इस टाइप से QR कोड आ जाएगा, या फिर यहाँ पे ऑप्शन भी होगा, आप वेब कैम यूज़ करके जहाँ से भी आप भर रहे हैं, आप अपनी लाइव फोटो जो है उसको कैप्चर करेंगे। ठीक है, और होगा क्या कि जो लाइव फोटो है ये आपके आधार से, जो आपके आधार की जो फोटो होगी उससे ये मैच करेगा, है ना। और मैच कौन करेगा, कोई मैनुअल पर्सन तो होगा नहीं, क्योंकि इतने सारे बच्चे भरते हैं एग्जाम, तो कोई मैनुअली तो मैच करेगा नहीं, तो ये जो भी करेगा AI करेगा, और AI अभी 100% एक्यूरेट नहीं है, तो हो सकता है कि कोई मिसमैच हो जाए। तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि जो आधार कार्ड है उसमें आप अपनी करंट जो फोटो है उसको, है ना, अपडेट करा लो। अगर आप अपडेट करा लोगे और यहाँ पे जब आप अपनी लाइव फोटो लोगे तो आराम से मैच हो जाएगा तुरंत ही, आपको कोई भी टाइप की डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने किसी भी कारणवश अपनी आधार कार्ड में फोटोग्राफ अपडेट नहीं कराई है तो आपको डिफिकल्टी फेस हो सकती है। हो सकता है आपका आधार कार्ड 2-3 साल पहले का हो और अभी आप थोड़ा सा चेंज हो गए हो, तो आपकी हो सकता है फ़ोटो नहीं मैच कर रही हो, तो उस चक्कर में, है ना, ये तो ये बोल देगा कि आपकी फ़ोटो मैच नहीं कर रही है। तो इसलिए बेटर ये है कि आधार कार्ड में आप अपनी जो प्रेजेंट अभी जो फ़ोटो है, जैसे अभी आप दिख रहे हो, आप उसको अपडेट करवा लो ताकि ये प्रोसेस बहुत स्मूथली हो जाए। ठीक है, और किसी कारणवश अगर मान लो आप अपडेट नहीं करा पाए, या मान लो चलो मैच नहीं कर रहा है, तो आपको करना क्या है, आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, और आधार कार्ड में आपकी जो भी है डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन 3 का करके ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 करके आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 3 क्या कह रहा है कि मैं जो अभी प्रेजेंट दिख रहा हूँ, मेरी जो फ़ोटो है और जो आधार कार्ड में जो फ़ोटो है ये अभी मैच नहीं कर रही है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं सेम पर्सन हूँ,
ठीक है। और अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं NTA। तो इस टाइप से ये जो है ऑप्शन 3 में लिखा गया है कि मैं सेम पर्सन हूँ, मैं कोई फ्रॉड या कोई बहरूपिया नहीं हूँ, ठीक है। मैं सेम पर्सन हूँ जिसका आधार कार्ड में फ़ोटो है और लाइव फ़ोटो है, और मेरा है ना, अगर गलत पाया गया इन्फॉर्मेशन तो NTA मेरा जो कैंडिडेचर है ये कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो देखो वहाँ पे जब आप सेंटर पे जाओगे तो हो सकता है कोई एग्जामिनर हो सकता है कि वो आपको बोल दे कि यार आपकी फ़ोटो मैच नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि वो आपसे आर्ग्यू कर ले। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप आधार कार्ड में अपनी जो फोटोग्राफ है ना अपडेट करवा लो, है ना, और फिर फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना कुछ भी हो सकता है आगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ तो आप ऑप्शन 3 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से लाइव फोटो का हो गया है, ठीक है। अब लाइव फोटो के बाद भी आपको एक फ़ोटो लेनी पड़ेगी, है ना, और उसको अपलोड करनी है। जब आप उसके बाद लाइव फोटो के बाद यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है, और यहाँ पे कुछ इन्होंने बोल रखा है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट JPEG होना चाहिए, मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 300 KB के बीच में आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है JPEG 10 KB और 50 KB के बीच में, और आपको क्लास 10th की या इक्विवेलेंट की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये टिप नंबर 6 है, ये जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो ये फोटो आपकी पूरी एंड तक चलेगी कॉलेज में, ठीक है। तो जो फोटो आप अपलोड कर रहे हो, मान लो आप जाके कहीं फोटो बाहर खिंचाए हो, है ना, उसको आपने स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो ध्यान रखना उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रख लेना और उसकी हार्ड कॉपी भी 9-10 रख लेना अपने पास, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे यही फोटो आपकी काम में आएगी, ठीक है। सिग्नेचर जो होगा उसको स्कैन करवा के रख लेना, ठीक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास होगी, और हार्ड कॉपी भी आप 9-10 रख लेना, है ना, वो भी आपको आगे काम में आएगी, ठीक है। और 10th की जो मार्कशीट है उसको स्कैन करा के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में तो आपके पास होगी ही। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो मेरे ख्याल से जब JEE मेंस का आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको कोई भी टाइप की डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये 7 टिप्स जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। इन 7 टिप्स को आप अच्छे से, है ना, अच्छे से यूज़ करके फॉर्म भरिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।